नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नाग, नागवंश और नागपंचमी पौराणिक से आधुनिक समाज तक मौजूद है। मानव और सर्प के सह अस्तित्व का इतिहास। नाग पूजा और नागवंशों की मौजूदगी के साथ नागों की मान्यता लगभग हर पंथ में है। ये प्रतिमा गुप्तकालीन है, जिसमें 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को 7 फनों वाले नाग छत्र के साथ दिखाया गया है। उनका चिन्ह भी नाग है। अपना देश जितना कृषि प्रधान है, उसके ही समानांतर ये उत्सव धर्मी भी है। हिंदी पंचांग को भी देख लें तो कोई भी दिन सामान्य नहीं है और हर तिथि का अपना अलग ही महत्व है। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, परवादूज, तीज और चौथ और फिर पंचमी भी, सभी तिथियों के साथ कोई न कोई व्रत और त्योहार जुड़ा ही हुआ है। ध्यान से देखें तो असल में ये देश सिर्फ उत्सव धर्मी नहीं है, बल्कि कदम दर कदम ये याद रखता है कि प्रकृति के कारण ही उसका जीवन है। इसलिए गाहें बगाहें इस प्रकृति के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन का तरीका है उत्सव। खैर, नागों का अस्तित्व गहरे अध्ययन का विषय रहा है और मनुष्य से उनकी जुड़ाव का इतिहास भी काफी रोचक है। आखिर नाग और सर्प मानवीय इतिहास के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और इतने खास क्यों बन जाते हैं? इस सवाल का जवाब गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व के शोधार्थी डॉक्टर अंकित जायसवाल बहुत विस्तार से देते हैं। वे कहते हैं कि प्राचीन विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं की मूर्तिकला को देखें, एक बात बहुत साफ मिलती है कि इनमें सांपों का होना अनिवार्य सा नजर आता है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता में तो नाग शासन के भी महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल रहे हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति में नाग या सर्प से संबंधित अनेक साहित्यिक आख्यान और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाएंगे। सिंदूर को नागचूर्ण बताया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप की स्त्रियों ने इसे नाग जाति से ही ग्रहण किया था। आज सिंदूर हिंदू स्त्री की सुहाग की निशानी है। तांबूल यानी पान की लता को नागवल्ली कहा जाता है। नागपाश एक महत्वपूर्ण आयुध अस्त्र है, जिसमें मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को बांध लिया था। पुराण कथाओं की माने तो कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से नागों का जन्म हुआ है। इनमें प्रमुख 8 नाग थे: अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्मा, शंख और कुलिक। इन 8 नागों के नाम पर हम ऐतिहासिक नागवंशों का साम्राज्य देख सकते हैं। ये नागवंश विभिन्न जातियों राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंधों की प्रागाढ़ता में समा गए। मथुरा में 2री शताब्दी ईस्वी की 7 फनों वाली एक भव्य नागराजा की प्रतिमा भी मिली है। साथ ही मथुरा के जमालपुर टीले से एक प्राचीन अभिलेख भी मिला है, जिसके अनुसार यहाँ का मंदिर नागों के देवता दधिकर्ण को समर्पित है। महत्वपूर्ण है कि प्राचीन अभिलेखों में गांव के निवासियों को जो नाम मिलते हैं, उनकी ज्यादातर नागों के नाम पर आधारित हैं। नाग कथाओं के पात्र ऐसे हैं कि उनमें सर्प और मनुष्य घुले मिले हैं। उनके पास मणि है, दंश है, विष है, बदले की भावना है, मनुष्य की तरह ही वाणी है, संपत्ति और वैभव है, अमृत है, राजपाट है। वे जब चाहें तब सांप से मनुष्य बन सकते हैं और जब चाहें तब मनुष्य से सांप बन सकते हैं। इन्हीं सब कथाओं के आधार पर बॉलीवुड ने दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी हैं। कुल मिलाकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नागों का देवत्व उनके प्रति गढ़ी हुई चमत्कारिक लोक कथाओं से ही नहीं है, बल्कि नाग असल में राजवंश और राज चिन्ह के तौर पर भी शामिल रहे हैं और इस तरह धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनने के साथ पूजनीय होते गए। हालांकि एक बड़ा सच और फैक्ट ये भी है कि सांप को कभी दूध पिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सांप विशुद्ध मांसाहारी प्राणी है। गलती या जबरन उसने दूध पी भी लिया तो बहुत जल्द उसकी मौत हो जाती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।